अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला हेयर। अच्छा, एक बात भाई, हम अभी बिल्कुल शो से पहले बात कर रहे थे कि एक जो बैनिंग कल्चर है ना पाकिस्तान में, दैट रियली नीड्स टू गो। एक तो कैंसिल कल्चर होता है, एक बैन करना। अब लेटेस्ट क्या हुआ है, एक मूवी जिसकी पाकिस्तानी मूवी जिसकी धूमें हैं पूरी दुनिया में, जिसने ऑलरेडी बहुत से अवार्ड जो हैं वो जीत लिए हैं, वो बैन कर दिया पाकिस्तान में। पाकिस्तानी एंड आई रियली वांटेड टू वॉच इट, इसलिए मुझे तो पर्सनली बड़ा पाकिस्तानी फिल्म के लिए कितने बड़े एजाज़ की बात थी कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म इवेंट्स कांस फिल्म फेस्टिवल में इसको जूरी अवार्ड से नवाजा गया। और ना सिर्फ जूरी अवार्ड दिया गया बल्कि खड़े होकर लोगों ने तालियां बजाईं, स्टैंडिंग ओवेशन मिला इस फिल्म को। और उसके बाद मुख्तलिफ फेस्टिवल्स में ये पेश की गई है और पाकिस्तान की ऑफिशियल अकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन भी है। बट उसके लिए आपको पता है ज़रूरी है कि फिल्म नेशन वाइड 7 दिनों के लिए, एटलीस्ट 7 दिनों के लिए मुल्क भर में रिलीज की जाए, तब अकेडमी जो है इसे एक्सेप्ट करेगी। एक रिक्वायरमेंट होती है, एक कंडीशन होती है। और वाकई इस मूवी के बारे में जितना भी हमने सुना है, जितना पढ़ा है, ट्रूली डिजर्विंग ऑफ एन अकेडमी अवार्ड है। अगर वहाँ पहुँच जाए तो उसके लिए एक कंडीशन ये है कि यहाँ लगानी बहुत ज़रूरी है, और क्यों ना लगाई जाए। एनीवे, ये वो बात है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और ज़रा डिटेल में लेटर इन द शो हम बात करेंगे। और शो के अगले घंटे में हमें वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी ज्वाइन करेंगी और उनसे हम पूछेंगे कि तमाम सेंसर बोर्ड्स ने फिल्म अलग अलग अप्रूव कर दी और जो एतराज़ात थे वो बता दिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, और उन एतराज़ात को दूर कर दिया गया। और ये फिल्म जब रिलीज के लिए तैयार थी तो अचानक से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कैसे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और किसने उन्हें शिकायत की। और इस शिकायत ब्रिगेड को जो लीड कर रही हैं एक पाकिस्तानी डिज़ाइनर हैं, आई वंडर कि उन्होंने ये फिल्म देखी है। भाई, अगर आपने देख ली हो तो फिर तो आपका एतराज़ समझ में आए। अगर आपने फिल्म देखी भी नहीं है तो आप अपने ख्याली प्लाव की बेसिस पर एक किसी इंसान की काविश, एक टीम की काविश, पाकिस्तान का नाम जो फिल्म रोशन कर रही है दुनिया भर में, आप कैसे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई? नॉट जस्ट दैट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि हमारे सेंसर बोर्ड का क्राइटेरिया क्या है। बिकॉज हम बहुत सी चीज़ें हैं जो देखते हैं जो कि चल रही होती हैं, जो नहीं चलनी चाहिए, पोस्टर से ही देख के पता चल जाता है कि इन चीज़ों को शायद नहीं चलना चाहिए, लेकिन वो चलती हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं। और ऐसी एक भारी भरकम मूवी आती है जिसको दुनिया सराह रही है, वो सेंसर हो जाती है। सो ये भी बातें हैं जो हमें ज़रा समझने की अब, बिकॉज अब माशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त मूवीज़ बनना स्टार्ट हो गई हैं। और दिस इज़ नॉट द ओनली वन, इससे पहले भी 3-4 मूवीज़ हैं जो बैन हुई हैं। सो वी विल स्पीक अबाउट दैम। और मरियम औरंगज़ेब तो हमारे साथ होंगी तो उनसे भी। अच्छा जी, एक और मामला आपको पता ही है, कुछ दिन से सुर्खियों में आया हुआ मामला ये है कि इमरान खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स, जिसने मुबैना तौर पर इनके फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक एक तफसीली स्टोरी की थी, और ये बताया था उस स्टोरी में कि किस तरह इमरान खान साहब पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के लिए चैरिटी को इस्तेमाल करते रहे हैं। उसको ही, उसी जरीदे को इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि द साइफर वाला वाक़या इट इज़ बिहाइंड मी। सो अब मैं इसको पीछे छोड़कर आगे चला गया हूँ और मैं अमेरिका के साथ, वाशिंगटन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ख़्वाह हूँ। अब इसको आप जो भी रंग दे दें, इसकी जो भी इंटरप्रिटेशन कर लें, लेकिन बात तो यही है कि इमरान खान साहब पूरी कौम को एक तरफ लगाकर, जिसमें खारजा उमूर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाकर एकदम से कह देते हैं कि मैं अब इस मामले से आगे बढ़ गया हूं। आपको पता है सर कि इस मामले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा है, कितना नुकसान हुआ है, और उन डैमेजेस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कोशिश की गई है। अच्छा, ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके जवाब की कोई तवक्को इसलिए ना रखें क्योंकि वो इस बात से आगे चले गए हैं ना। तो भाई, जब हम आगे चले गए हैं तो हमने इस बारे में बात भी नहीं करनी। तो अपने जलसों में और अपने कंटेनर पे खड़े होकर जो आपकी सारी स्पीचेस होती हैं, आप लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं, उनको भी एक दफ़ा बता दें कि जब आप किसी चीज़ से आगे चले जाते हैं तो फिर वो बात ख़त्म हो जाती है। बिकॉज पीछे आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स छोड़ के जाते हैं कि लोग जो है वो कंफ्यूज ही रह जाते हैं कि व्हाई डिड यू इवन से इट इन द फर्स्ट प्लेस। मजीद नाराज नहीं हैं मुबैना तौर पर अमरीकी साजिश के नतीजे में जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, चूंकि हम उससे आगे चले गए हैं, वी हैव मूव्ड ऑन एंड इट इज़ बिहाइंड अस, तो क्या हम इस गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड नहीं लोकल गवर्नमेंट ही कह लें?
कुछ ऐसा ही लग रहा है। बट एनीवे, इसी से और भी कुछ सवालात जो हैं जो उठ रहे हैं और कुछ खबर भी है जो आपके सामने रखना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ 3 मुतालबात लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और पीटीआई के पार्लिमानी रहनुमाओं की जानिब से दायर दरख्वास्तों में कहा गया है कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन मर्जी की एफआईआर दर्ज नहीं की गई और सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। सो दिस वाज वन। दूसरा, अरशद शरीफ का कत्ल और उसके साथ आज़म सवाती पर तशद्दुद की जो जुडिशल इंक्वायरी की जाए, ये भी एक मुतालबा है। दरख्वास्तों में इमरान खान की जानिब से नामजद 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा भी की गई है। इमरान खान कहते हैं कि सबसे बड़ी जमात का सरबराह होने के बावजूद एफआईआर कटवाने में नाकाम हो गए। आई वंडर, तो फिर उन्होंने अपने वज़ीर आला से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा क्यों नहीं किया? क्यों एहतजाजन वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं तो अपने सूबे में अपने लीडर की मर्ज़ी की एफआईआर नहीं कटवा सकता, ऐसी वज़ारत आला को मैं लात मारता हूँ? क्यों नहीं हुआ? ये होता तो फिर आपकी आवाज़ भी में भी वज़न होता और फिर ये सुनी भी जाती। रहनुमा पीटीआई उधर फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना कमज़ोर ना करें कि लोग इसकी तरफ देखना छोड़ दें। इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उसका जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं हो रही है। कानून तो बड़ा वाज़े है कि मैं कहता हूँ कि ये लोग जो हैं ये शामिल हैं इसमें, इस असैसिनेशन अटैम्प्ट में, आप उसके ऊपर पर्चा करेंगे। मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूँगा सुप्रीम कोर्ट के इदारे को इतना कमज़ोर ना कर दें कि फिर लोग उसकी तरफ देखना ही छोड़ दें। पाकिस्तान में बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 69 की नई तशरीह करके और स्पीकर के इख्तियारात में तजावुज़ ना किया होता और आज मुल्क में नए इंतखाबात हो चुके होते, पाकिस्तान आज बेहतर सूरत हाल में होता। तो पाकिस्तान में वैसे सड़कों पर भी फैसले नहीं हो सकते, ये बात भी सबको ज़हन में रखनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत के मुतालबात अपनी जगह, लेकिन हुकूमत पहले ही इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को ऑन बोर्ड ले चुकी है। कुछ दिनों पहले, अगर आपको याद हो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर खान साहब पर हमले, अरशद शरीफ का कत्ल और अमरीकी साजिश से जुड़े साइफर पर फुल कोर्ट के जरिए तहकीकात का मुतालबा भी किया था। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुल्तमिस हूं कि वो फुल कोर्ट का कमीशन बनाएं, फुल कोर्ट का कमीशन बनाएं जिसमें इंतहाई लायक एहतराम, काबिल एहतराम तमाम जजेस जो हैं, चाहे वो जूनियर हैं या सीनियर हैं, ये फसाद फितना ख़त्म करने के लिए चाहे तराजू इंसाफ की बुनियाद पर इधर जाए या इधर जाए, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है बिल्कुल। मैं आपको इंशाअल्लाह फिलफौर मैं ख़त के ज़रिए आपसे मैं इन राइटिंग मैं आपको ये दरख्वास्त करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस दरख्वास्त की पजीराई होगी पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में, 22 करोड़ आवाम के मफाद में। ये तो कुछ अहम मुतालबात थे वज़ीर आज़म के। तहरीक इंसाफ के ताज़ा इक़दाम पर कानूनी और आइनी राय अपनी जगह। तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा मुतालबा आपको याद है पहली बार नहीं किया गया। 2013 के आम इंतखाबात में इंतखाबी धांधलियों पर, मुबैना धांधलियों पर इमरान खान ने अदलिया से तहकीकात का मुतालबा किया और मज़े की बात, कोई सबूत भी फराहम नहीं किए थे और सबूत ना फराहम करने के बावजूद पूरे मुल्क में दर्जनों दिन, सैकड़ों दिन धरना दे दिया था। फिर जब जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट सामने आई तो पीटीआई ने खुद इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और ऐसी और भी मिसालें मौजूद हैं। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड भी, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तहरीक इंसाफ को ये यकीन दहानी करानी चाहिए कि वो महज सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और तहकीकात में ना सिर्फ मुकम्मल ताउन करेंगे, फिर जो जुडिशल इंक्वायरी में नताइज सामने आएंगे उन्हें पब्लिकली ऑन करके उसी तरह जलसों में तस्लीम भी करके कहेंगे कि हाँ हम गलत थे अगर गलत साबित हुए तो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कीजिएगा क्योंकि ये होगा नहीं होगा, ये इट्स अ टॉल ऑर्डर। लीगल एक्सपर्ट है कानूनी पहलू भी इसके समझ ले। लीगल एक्सपर्ट शाखावर हमारे साथ है। शाखावर साहब, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्तें भी दायर की हैं और आपको पता ही है कि बयानात के ज़रिए भी दबाव डाला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान पर हमले की, इमरान खान की मर्जी की एफआईआर जो है वो दर्ज करवाए। ठीक है, उनका मुतालबा है। तो आपकी नज़र में क्या तहरीक इंसाफ की डिमांड, ये जो डिमांड है वो जायज़ है?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज ज़रूर कर सकती है ऐसे मौके पे या ऐसे वाक़यात के ऊपर जो कि जिसका कि अवाम नास के साथ ताल्लुक़ हो और लोगों के बुनियादी हकूक़ सलब हो रहे हों। तो ये जो FIR की जो डायरेक्शन है, मैं नहीं समझता कि ये सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए जो है रुजू किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि FIR काटने के लिए या FIR अगर ऑलरेडी कटी हुई है और उस पर किसी का मौक़िफ़ जो है उससे मुतबादल मौक़िफ़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा तफ्तीशी ऑफिसर, तो फिर जो एग्रीव्ड होते हैं उनके पास एक दादरसी मौजूद है कि वो जस्टिस ऑफ पीस जो है, जो कि ज़िले का सेशन जज या एडिशनल सेशन जज होता है, उसमें दफ़ा 22A 22B जो है ज़ाब्ता फौजदारी की, उसमें उससे रुजू कर सकता है और वो जस्टिस ऑफ पीस ऐसी डायरेक्शन दे सकता है कि या तो FIR जो है वो दर्ज कर दी जाए या FIR अगर दर्ज है तो उसमें दूसरे फरीक का मौक़िफ़ जो है उसको भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। अच्छा शाह साहब, एक मामला नहीं है, तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ मामलात पर सुप्रीम कोर्ट से तफ्तीश चाहती है। हुकूमत भी जुडिशल कमीशन मांगने के लिए ख़त लिख चुकी है, वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन जानते हैं हम सभी ये कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराई हो तो फ़रीक़ैन ने ताबुन नहीं किया और अगर कुछ निकल आया तो उसको तस्लीम नहीं किया गया। तो कैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट आगे परसू करे व्हेन देयर इज़ नो गारंटी कि नताइज जो भी निकलेंगे उसे कोई भी फरीक मानने से इनकार कर दे, या तो दोनों फरीक मानने के लिए तैयार बैठे हों तो शायद कुछ इनिशिएट भी किया जा सके। देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना कि किसी भी वाक़ये की जो है जो कि पब्लिक अहमियत का हामिल हो उसकी जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, ऐसा बिल्कुल माजी में होता रहा है। और आपने देखा है कि इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया हुआ है। लेकिन अब ये उनकी जो है सवाबदीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, वो इस चीज़ का इख्तियार रखते हैं कि किसी भी मामले को जो है वो उस पर एक्शन जो है आर्टिकल 184(3) के तहत लिया जाए या ना लिया जाए। अब देखें, बात यह है कि अगर ये जुडिशल कमीशन बन भी जाता है, इन तमाम मुहर्रिकात को अगर कोई जुडिशल जो कमीशन के अरकान हैं उस पर कोई फाइंडिंग भी दे देते हैं, लेकिन वो पुलिस जो है तफ्तीश का हिस्सा फिर भी नहीं बनेगा। जो भी क्रिमिनल तफ्तीश होती है वो तफ्तीशी अफसर हो या जहाँ पे एंटी टेररिज्म एक्ट भी लगी हुई है जो कि इस केस में लगी हुई है, तो उसमें एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। तो उनका ये जो है उन्होंने तमाम तफ्तीश करने के बाद एक रिपोर्ट जिसको चालान कहते हैं वो जमा कराना होता है। और कोई भी जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग है वो पुलिस रिकॉर्ड का या चालान का कभी हिस्सा नहीं बना। जुडिशल इंक्वायरी अपनी जगह होने के बावजूद भी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करनी है वो अपने जो उन्होंने वाक़यात और शहादतें और वो जितना भी मटीरियल इकट्ठा किया है उसकी बुनियाद पर जो है वो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट कभी भी पुलिस के चालान का हिस्सा नहीं बनती। ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया शाह खबर साहब। अब जरा एक और, पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं हो सकता जो भी हक़ाइक़ वहाँ से सामने। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब ने अब ये बताइएगा उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि खान साहब ने ऐलान किया है कि उन्हें आर्मी चीफ की तैनाती और इलेक्शन के मामले पर शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुशावरत जो है वो बिल्कुल कबूल नहीं है और कहते हैं कि कानूनी एक्शन भी लेंगे। तो क्या एक्शन ले सकते हैं, मतलब ऑप्शंस क्या हैं उनके पास? देखिए, बात यह है कि जो आर्मी चीफ़ या जितने भी सर्विस चीफ्स हैं, चाहे वो नेवी के हैं, चाहे वो एयरफोर्स के हैं, चाहे वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी तकर्री का तरीक़ाकार जो है वो आइन में लिखा हुआ है और उसमें ये वाज़ेह है कि जो उसकी तकर्री जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मर्ज़ी से, उनकी अप्रूवल से होगी। तो उसमें फिर ये चीज़ें इमैटीरियल हैं कि उन्होंने किसी से मुशावरत की है या नहीं है। ये ज़रूर है कि वज़ीर आज़म चाहे वो जो भी हो, उनकी जो है अप्रूवल ऐसी अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे कि एक समरी आती है उसमें 5 नाम आ जाते हैं जो कि वजारत दिफा मूव करती है प्राइम मिनिस्टर को, या 3 आ जाते हैं नाम, तो उनमें से 3 में से या 5 में से किसी को भी जो चुन के उनको नोटिफाई करना, ये बिल्कुल सवाबदीदी इख्तियार वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है, इसके अलावा किसी का भी नहीं। शुक्रिया आपका शाह साहब। अभी इस पे तज्ज़िया भी लेते हैं, ज़रा सियासी इसके पहलुओं पर भी गौर करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अभी पाकिस्तान एक आइन और कानून के तहत चलता है और उसमें ये गुंजाइश मौजूद नहीं है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री के मामले पर इमरान खान साहब से मुशावरत की जाए। अभी तो यही हकीकत है कि एक समरी आएगी और वज़ीर आज़म उसको तय करेंगे और वज़ीर आज़म इस वक्त इमरान खान साहब नहीं हैं। शायद ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा।
बहुत सी अभी हम सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक मुनीब हमारे साथ हैं। मुनीब, बहुत सी बातें हैं और बड़े एवेन्यूज़ हैं जो कि अब साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। वज़ीराबाद हमले से लेकर अरशद शरीफ, आज़म सवाती मामलात की तफ्तीश भी सुप्रीम कोर्ट से कराना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। दरख्वास्तें भी दी हैं और बयानात के ज़रिए दबाव भी डाला जा रहा है। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हुक्म दिया था, जो साबिक आईजी पंजाब थे, अब वो छुट्टी पर हैं, फैसल शाहकार साहब, के पुलिस के पास इख्तियार है, अगर मुद्दई का मुद्दई दरख्वास्त नहीं लाता या मुद्दई का वर्शन नहीं दुरुस्त या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है तो पुलिस भी FIR दर्ज कर सकती है। अब FIR दर्ज हो चुकी है। अब इमरान खान साहब अपनी मर्ज़ी के नाम डलवाना चाहते हैं उन पर। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ये रिलीफ इमरान खान साहब को दे सकता है। हाँ, अरशद शरीफ साहब मरहूम के जो कत्ल के हवाले से इन्वेस्टिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशल कमीशन बना सकती है। इसी तरह आज़म सवाती साहब के मामलात के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ख़ुद जुडिशल कमीशन बना सकती है। देखिए, अगर हुकूमत कोई बनाती है इंक्वायरीज़ इन कमीशन एक्ट के तहत, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट 2017 के तहत, तो उसमें तो रिटायर्ड जजेस होंगे या कोई ब्यूरोक्रेट होगा। लेकिन अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस कोई कमीशन बनाते हैं तो उसमें हाजिर सर्विस जो जज साहिबान हैं, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि फुल कोर्ट का एक जुडिशल कमीशन बने और वो इन्वेस्टिगेशन करवाए। इनफैक्ट जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है अरशद शरीफ साहब के मामले में, वो भी डायरेक्टली फिर वो जुडिशल कमीशन अगर बनता है तो वो सारा समन कर सकता है कि उनको मुतला किया जाए कि अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। तो मुतालबात अरशद शरीफ साहब के मामले पर, आज़म सवाती साहब के मामले पर नाजायज़ नहीं है, उन पर कमीशन बन भी सकता है और तहकीकात भी हो सकती हैं। हाँ, जो FIR वाला मामला है, मैंने उसमें आपको बता दिया कि FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन क्या वो नाम डलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी? मैं ज़ाती तौर पर नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन। थोड़ा सा माजी में हम लेके चलते हैं मुनीब आपको। 2013 के इलेक्शन में आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने हर छोटे बड़े मामले पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए इसरार किया। सबूत मांगे तो उन्होंने कहा जी डब्बे खोलो, सबूत उनमें है। फिर इंक्वायरी का नतीजा आया, वो भी रिकॉर्ड पर है कि वो नहीं माना। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि नाउ ही इज़ अ चेंज्ड मैन और जो भी नतीजा आएगा वो मान लेंगे या फिर कह देंगे? क्योंकि अभी से बयानियां तो बना रहे हैं कि हो सकता है मैं गलत हूँ। इमरान खान साहब जो इंतखाबी तौर पर भी उन्होंने अपनी ताकत को मनवाया है। अब इशू यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब का जो पास्ट कॉन्डक्ट रहा है वो तो कम से कम हौसला अफजा नहीं है। वैसे भी इमरान खान साहब की सियासत इस चीज़ के गिर्द घूमती है, जो कि आपके सवाल के अंदर भी रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं लेकिन सबूत नहीं होते। अब जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं, जिन शख्सियात का वो जिक्र कर रहे हैं, चले प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर दाखिला के ऊपर पे तो FIR मेरा पहले भी व्यू था, अब भी है कि पहले दिन ही दर्ज हो जानी थी, अगर साथ एक आला फ़ौजी अफसर का जिक्र ना होता या उनका नाम ना होता। अब आला फ़ौजी अफसर का जिक्र आ गया। एक व्यू ये था कि जी FIR दर्ज होने में क्या है, हो जाती, कौन सा किसी ने कोई जुर्म किया था या ना ही इस बात का कोई सबूत किसी के पास है, और इमरान खान साहब भी यकीनी तौर पर दरोगोई से काम ले रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन उसका जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नहीं जी, अगर ये सिलसिला आज आप शुरू कर देंगे कि हाजिर सर्विस आला फ़ौजी अफसरान के ख़िलाफ़ आप इक़दाम कत्ल की FIRs दर्ज करवाना शुरू कर देंगे तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये तो फिर सिलसिला चलता जाएगा। ये दो व्यूज़ थे। लेकिन इमरान खान साहब की सियासत इस चीज़ के गिर्द घूमती है कि लोगों की पगड़ियाँ उछालो, उन्हें बेइज्जत करो, उन्हें ख्वार करो, सबूत जब मांगा जाए तो जवाब नदारत। मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के पास आज की तारीख में भी कोई ऐसा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, मैं दोबारा कहूँगा, उस आला फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ है, उनके ख़िलाफ़ है। मेरा नहीं ख्याल। अगर होता तो इमरान खान साहब वो रिवील ज़रूर कर देते। अच्छा मुनीब, इतने एवेन्यूज़ पे इन्वेस्टिगेशन भी चाहते हैं, तफ्तीश भी हो और बहुत मुतालबात भी हैं। अब 2-4 दिन पहले आपको याद होगा, तब तक खान साहब अमरीकी साजिश की तफ्तीश भी चाहते थे, ये आपको याद है ना। लेकिन अब इस बयानिए से भी खुद उन्होंने रोल बैक भी कर लिया और ये भी कभी ना कभी होना था। लेकिन इस यू टर्न की टाइमिंग कैसी है? मतलब वाई राइट नाउ? वो बिल्कुल कह रहे हैं कि मैं तो बड़े अच्छे रिलेशंस चाहता हूँ US के साथ, तो बिल्कुल वो कहते हैं दिस इज़ बिहाइंड मी। तो इस वक्त का इंतखाब क्यों किया खान साहब ने ये स्टेटमेंट देने को? देखिए, इमरान खान साहब को इस बात का भी एहसास है और बहुत से लोगों ने दिलाते भी होंगे कि आप अगर दोबारा इंतखाब जीतते हैं और जीत कर हुकूमत में आते हैं तो बहरहाल आप पाकिस्तान को आइसोलेट करके तो नहीं रख सकते। अभी अमेरिका के अंदर इस वक्त जो बाइडन की हुकूमत है, आगे रिपब्लिकन्स की आती है, डेमोक्रेट्स की रहती है, जिसकी भी रहती है,
तो अमेरिका के साथ इंगेजमेंट तो पाकिस्तान की होगी। और जब आप एक मुल्क को अपने ख़िलाफ़ साजिश का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं तो फिर आप उस मुल्क के हुक्मरानों से उनसे बात कैसे करेंगे, कैसे मामलात को लेकर आगे चलेंगे। साथ इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू थी, अब वो जो रिपोर्टिंग हुई है उस इंटरव्यू की फाइनेंशियल टाइम्स में, उसमें बेसिकली इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं जो हो गया मैं उसे भुला देना चाहता हूँ और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अब वो अमेरिका को ब्लेम नहीं करते इसके लिए, और माजी में भी जो पाकिस्तान अगर सबसर्विएंट रहा है उनके मुताबिक, तो उसकी वजह यहाँ की हुकूमतों की नाकामी है, उनकी नहीं है। अब इशू ये है कि इमरान खान साहब के दौर में क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ कोई जंग करने जा रहा था या लड़ाई लड़ने जा रहा था, ऐसा नहीं है। और इमरान खान साहब ने ना ही कोई ऐसे चीदा काम किए जिससे ये कहा जाए कि इमरान खान साहब ने को अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कुछ किया है, जबकि बल्कि अमेरिकी सदर से मिलने के बाद जब वो वापस तशरीफ़ लाए तो ऐसे लग रहा था, और उनकी जमात भी ऐसे कह रही थी कि वो शायद वर्ल्ड कप जीत कर आए, और वो ख़ुद भी यही फरमा रहे थे। लिहाजा कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जिनमें कॉन्ट्रडिक्शन है। इमरान खान साहब ने इस वक्त का इंतखाब क्यों किया है, ये शायद रियलाइजेशन भी हो सकती है, और शायद उन्हें कुछ लोगों ने एडवाइस भी किया हो। लिहाजा इमरान खान साहब की ये मौक़िफ़ अगर आज है तो आपको बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों में तब्दील भी हो सकता है दोबारा। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब। लेकिन बात यह है कि अमेरिका से जब इंटरव्यू किया जाए और अमेरिकी जब ये पूछे, अमेरिकी जर्नलिस्ट जब ये पूछे कि ये साइफर वाला मामला, तो उससे कह दिया जाए कि इट इज़ बिहाइंड मी और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जिस मुल्क को आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं ये सारी साजिश लीड करने का, लेकिन यहाँ पर अगर दोबारा वही बयानिया दोहराया जाए कि साजिश के नतीजे में यहाँ पर मुबैना हैंडलर्स, जिन्हें हैंडलर्स कहते हैं, उनके ज़रिए हुकूमत चेंज की गई इमरान खान साहब की, तो ये क्या होगा? उनको तो हम माफ़ कर देंगे लेकिन यहाँ वालों को माफ़ नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन 22 करोड़ आवाम जो कि अब समझ चुकी थी कि भाई कोई साजिश शायद हुई हो, आपके फॉलोअर्स तो यही कहते हैं, उनको भी बड़ी अच्छी तरह बता देना। मतलब ये आई गई बात करना कि इट्स बिहाइंड मी, आप कहीं आगे चलते हैं। द पीपल, उन्होंने तो अपना एक बयानिया खुद भी बना लिया था, तो उनको भी बता दें कि अब ये बदल गए हैं या अब ठीक हो गया सीन। सो यू नीड टू बी लाउड इनफ लाइक यू वर लाउड इनफ देन। अच्छी खबर ये है कि जो हमें खौफ था ना वर्ल्ड कप के फाइनल में कि शाहीन शाह आफरीदी को क्या हुआ, और लग तो ऐसे रहा था कि जैसे कि उनकी जो पिछली इंजरी है वो पूरी मुकम्मल वापस आ गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका लेटेस्ट जो MRI स्कैन हुआ है उससे पता चल रहा है कि इनको कोई परमानेंट डैमेज, इस किस्म की कोई इंजरी नहीं हुई, और कुछ देर के रेस्ट के बाद ही इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। अच्छी खबर है इंशाल्लाह, बहुत अच्छी खबर है, तसल्ली हुई है। लेकिन इससे पहले भी आपको पता है कि शाहीन के बारे में यही खबरें थीं कि वो फिट हैं, लेकिन हमने वर्ल्ड कप के शुरू में भी देखा कि ही वाज फिट एंड उनको रिदम का मसला था। फिर जब रिदम आया तो इनकी इंजरी एग्रेवेट हो गई। खैर, अभी MRI के बारे में बताया जा रहा है कि ठीक आया है। डॉक्टर्स ने शाहीन आफरीदी को 2 हफ्ते का मशवरा दिया है आराम का, और याद ही है आपको हैरी ब्रोक का कैच लेते हुए ज़ख्मी हुए थे, और फिर उनका MRI किया गया पीर की सुबह मेलबर्न में ही किया गया। एक्चुअली द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, लाइक संडे को मैच था हमारा, तो द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग उनका MRI हुआ, और शाहीन आफरीदी की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी इंशाल्लाह कहा यह जा रहा है कि 2 हफ्ते के रिहैब के बाद मुकम्मल होने के बाद उनका मेडिकल स्टाफ एक मुआयना करेगा एंड ही विल बी बैक। You know, I think he fell at an angle, जो कि चूंकि सारों को पता ही था पूरी कौम को कि उनको इंजरी हुई है, तो लगा कि तो बिल्कुल ही कड़ाका दोबारा से बोल गया होगा, बिकॉज इट वॉज दैट एंगल एंड द एंग्विश ऑन हिज फेस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू नो दैट ही इज गोइंग टू बी फाइन। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी हमें बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंग्लैंड ने बिलाशुबा वाइट बॉल क्रिकेट में अपनी हुक्मरानी साबित कर दी है, क्योंकि वनडे क्रिकेट का मौजूदा आलमी चैम्पियन भी इस वक्त इंग्लैंड ही है, और इस मकाम तक पहुँचने में इंग्लैंड को 1 तिहाई लिटरली लगी है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब इंग्लिश बैटर्स के बारे में मशहूर था कि वो स्पिनर्स के खिलाफ मुश्किलात का शिकार होते हैं, और कहा यह जाता था कि वो इंग्लिश कंडीशंस के अलावा कहीं और खेल ही नहीं पाते, खुसूसन इंडिया और पाकिस्तान के पिचेस पर इंग्लैंड के बस की बात नहीं है खेलना। फिर इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने अपने सिस्टम में ड्रामाई तब्दीलियाँ की, वो निज़ाम बनाया जिसमें ना सिर्फ नए खिलाड़ी आते रहे बल्कि क्रिकेट में रिवायती तरीक़ों के बजाय जिद्दत लाए, और इंग्लैंड को इस मेहनत का सिला ये मिला है कि वो अब एक मॉडल के तौर पर सामने आए हैं, जिसमें पावर हिटर्स, तेज़ तरीन बॉलर्स, मैच फिनिशर्स भी कसरत से पाए जाते हैं। उनके लिए अब कोई कंडीशन मसला नहीं है, मतलब A टीम हो, B टीम हो, B टीम भी दुनिया की बड़ी बड़ी A टीम्स को हरा देती है। मुख्तलिफ लीग्स में आपको इंग्लिश क्रिकेटर्स नज़र आते ही रहते हैं,
PSL की ही बात कर लें तो 2023 के PSL में होने वाले ड्राफ्ट में सिर्फ इंग्लैंड से 140 खिलाड़ियों ने अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर की। इसके अलावा हाल ही में होने वाली 140 ने तो सिर्फ PSL के लिए अपने आप को पेश किया है। हाल ही में होने वाली जूनियर लीग में भी दर्जनों इंग्लिश प्लेयर्स ने शिरकत की थी। और इस सारी सूरत हाल और ये जो मॉडल है, इस पर बात करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और स्टार लेग स्पिनर कहलाए जाने वाले मुश्ताक अहमद साहब ने हमें लेकिन ज्वाइन सबसे किया। पहले तो इनसे जरूर समझना है कि ये इंग्लिश क्रिकेट टीम को क्या हुआ, मतलब उन्होंने क्या जादू चलाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यही बता दें, कुछ साल पहले तक इंग्लैंड वाइट बॉल क्रिकेट की एक मुनासिब टीम थी, अच्छी थी, नॉट बैड और एनीथिंग, लेकिन ऐसी कोई वर्ल्ड पावर नहीं कि वनडे और T20 दोनों के ताज जो है वो सजा ले। तो आप खुद इस सिस्टम में शामिल थे, इसलिए आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये हैरान कुन इनकलाब, ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका क्रेडिट सबसे पहले मॉर्गन को जाता है। कोचिंग स्टाफ का हिस्सा था जब ये चेंज आया इनके अंदर, माइंडसेट इन्होंने चेंज किया। वो माइंडसेट चेंज क्या किया, मॉर्गन को हमने कहा, जब मैं कोचिंग स्टाफ में था तो हमने बैठ के मीटिंग की एज ए कैप्टन इसके साथ कि जी हम ये चाहते हैं कि हम नंबर 1 टीमों में से आएँ, तो हम कैसे ब्रांड, कैसे कौन सा ब्रांड खेलें। वाइट बॉल क्रिकेट में हम बहुत पीछे हैं। तो मॉर्गन ने कहा कि 2 चीज़ें मुझे आप गारंटी दें कि सिलेक्शन मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए और कोई प्लेयर मेरी बगैर एज ए कैप्टन जो है मैं मेरे बगैर पूछे किसी को आप ड्रॉप नहीं करेंगे। और उस मीटिंग में चीफ सेलेक्टर भी बैठे हुए थे। सो आई थिंक जो लबो लबाब है इस बात का कि ये मॉर्गन को जाता है। फिर मॉर्गन ने अपने प्लेयर्स को कहा था कि देखो मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं होने दूंगा, हमने ऐसे एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। और फिर इन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दी कि कौन से पावर हीटर हैं जो हमारी ऊपर से जाके पावर प्ले में 6 ओवरों में 50-60 रन करेंगे और ऑल द वे इस मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे। फिर इन्होंने ऐसे प्लेयरों को काउंटी क्रिकेट में तलाश करना शुरू कर दिया और विद इन 3 to 4 मंथ्स इनके पास अपॉर्चुनिटी आई। और जो प्लेयर भी इन्होंने रखे मुश्ताक भाई, सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इंग्लैंड की पिचेस भी फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती रही हैं और वहाँ के ग्राउंड्स और मौसम भी, लेकिन अब इंग्लिश बैटर्स स्पिनर्स को बाकी प्लेयर्स से ज्यादा बेहतर खेलते हैं, ये कैसे हुआ है? जी देखिए, इसमें मैं भी थोड़ा सा फिर बात करूंगा मैं अपनी के हम इनको जब बात करते थे बीइंग एशियन कोच, मैं उनको हमेशा ये कहता था कि बीच में आप फास्ट बॉलरों को तो अच्छा खेल लेते हैं, मगर जब स्पिनर आते हैं तो स्पिनर्स के ऊपर आपका वो डॉट बॉल बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके स्कोरिंग ऑप्शन आपके पास नहीं होती है अगेंस्ट स्पिनर्स। तो फिर इनके ऊपर आपने देखा होगा कि रिवर्स स्वीप और वो सीधी स्वीप मारने की कोशिश इन्होंने की और वो 5-5 घंटे नेट में प्रैक्टिस किया करते थे इस बात की। लगातार सारे प्लेयर जो है ना वो रिवर्स स्वीप के ऊपर और उल्टी स्वीप के ऊपर, सीधी स्वीप के ऊपर वो स्कोर करते थे, क्योंकि जब स्पिनर को स्वीपें लगना शुरू कर देते हैं तो स्पिनर के पास चॉइस खत्म हो जाती है। तो आई थिंक इन्होंने ये शॉटें डेवलप की और उसके साथ साथ इन्होंने सिंगलें लेना सीख ली, क्योंकि जब आप अच्छे बॉलर के अच्छे स्पिनर के खिलाफ सिंगलें अच्छे बॉलों पे ले लेते हैं तो वो चौका खुद ब खुद खा लेता है। तो आई थिंक ये इन्होंने बड़ी प्रैक्टिस की और इनको पता था ये इनका वीक लिंक है, स्पिनर्स के खिलाफ ये स्कोर नहीं करते। फिर इन्होंने अपने पैरों को दूसरी दुनिया की लीगों में खेलना भेजना शुरू कर दिया, जिसमें PSL है हमारी और IPL है और कैरिबियन लीग है। वहाँ पे जाके क्योंकि स्पिनर्स बहुत ज़्यादा खेलने पड़ते हैं तो फिर इन्होंने खेल के वो अपनी गेम को इम्प्रूव किया और इनको टेक्निक की भी समझ आई, जिसमें मैं थोड़ा सा अपना ज़रूर मेंशन करूँगा कि इनको मैं बताया कि स्पिनर के खेलने के लिए दोनों टांगों का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, जिसको हम फुटवर्क कहते हैं क्रिकेट लैंग्वेज में। तो आई थिंक इनका फ्रंट फुट और बैक फुट जो है ना वो दोनों चलने लग गए। जब चलने लग गए भाई, अब जरा अपनी टीम की, पाकिस्तान की टीम की बात भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बॉलिंग का तो ऑब्वियसली कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन बैटिंग में हमने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। बैटिंग में मिडिल ऑर्डर और ख़ास तौर पर फिनिशर्स और पावर हिटर्स जो है वो अभी हमें नज़र नहीं आ रहे। तो इंग्लैंड के तजुर्बे से हम क्या सीख सकते हैं? आई थिंक ये चीज़ें जो हैं वो वर्ल्ड कप के बाद जीती हुई टीमें भी और हारी हुई टीमें भी रिव्यू ज़रूर करती हैं। और आई थिंक ये मिडिल ऑर्डर का इशू जो है ना पिछले 1.5-2 साल से हमारा बहुत चल रहा है। इस ग्राउंड के अंदर, फाइनल के अंदर तो स्पेशली हमने थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गई हमसे कि बड़े ग्राउंड थे, बड़ी बाउंड्रीज थी, तो हमें दुक्के और सिंगलें लेने चाहिए थी, जिसकी वजह से आप 138 को 150 के करीब, 160 के करीब ले जाते। और अगर 15-20 रन अगर आप और कर जाते तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के पास चांस बहुत बढ़ जाना था ये मैच जीतने का। तो आई थिंक पूरी मैनेजमेंट और पूरे जो कप्तान बाबर आजम है ये ज़रूर इस बात पे और सिलेक्टर्स जो हैं वो ज़रूर सोचेंगे कि हमें कौन से एरिया पे जाके हमें फोकस करना है।
ताकि आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर हम वो कमियों को और वो खामियों को दूर कर सकें जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप के कैंडिडेट बन सकते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो रिव्यू ज़रूर होता है और आई एम श्योर पाकिस्तान के जो चीफ सिलेक्टर हैं और जो मैनेजमेंट है वो ज़रूर इस बात पे फोकस करेगी कि मिडिल ऑर्डर को या पावर हिटर को हम किस तरह और कौन से प्लेयर हमें चाहिए। इस पे हमें इंशाल्लाह ताला मेहनत करेंगे तो हमें ज़रूर कोई ना कोई अच्छे प्लेयर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Mushtaq bhai. Thank you for being with us and thank you for your expert opinion in helping us understand कि ये कैसे किया हाँ, है। और ये वही बात होगी ना कि बल्कि मैंने ये ट्वीट भी किया था कि समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लर्न। सो हमारा ये प्रोसेस जो इस वक्त टाइम है, वी नीड टू लर्न अ लॉट। बैटिंग का हमारा इशू चल रहा था और एक तो हमें ज़रा रिलीफ मिला है कि शाहीन की इंजरी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, ये बहुत सवेयर नौयत की नहीं है एंड ही इज़ एन एसेट टू पाकिस्तान क्रिकेट। और जहां हम शाहीन को एक एसेट गिरदानते हैं वहां हम ये भी चाहते हैं कि इस तरह के और ज़्यादा एसेट्स पाकिस्तान के पूल का हिस्सा बने और उसके लिए PSL इज़ अराउंड द कॉर्नर। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू PSL से हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर्स जो हैं, न्यू टैलेंट वो मिलता है। अच्छा जी, कराची में क्या हो रहा है ये आपको बता दें कि दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 आज से कराची एक्सपो सेंटर में शुरू हो रही है और वज़ीर आज़म बाय द वे मुख्तलिफ वेन्यूज़ होंगे इसके। लेकिन मेन जो है वो एक्सपो सेंटर होगा और 2 वेन्यूज़ हैं जहां पर मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे। अच्छा, बताने तो देना कि आगे हो क्या रहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है कराची की इनॉग्रेशन करेंगे, इफ्तिताह करेंगे। और ये भी हम आपको याद दिला दें कि कोरोना के बाद 4 साल अब हो चुके, 4 साल बाद होने वाली ये 4 रोज़ा नुमाइश है और इसमें 64 ममालिक अपनी मसनूआत के साथ शरीक होंगे और पहली बार आ रहे हैं जी ऑस्ट्रेलिया, रोमेनिया और हंगरी पहली बार शरीक होंगे। और अब आप बता सकते हैं और कौन सी। कराची एक्सपो सेंटर में दफाई नुमाइश के बारे में हम आपको बता रही थी। ट्रैफिक प्लान बाय द वे लोगों का कंसर्न होता है क्योंकि सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम होते हैं। गैर मुल्की मेहमान एक तो बहुत बड़ी तादाद में इस शहर में मौजूद होते हैं, फिर डिग्नेटरीज़, वज़ीर आज़म और दीगर फ़ौज के आला अफसरान भी होते हैं। आज से 18 नवंबर तक ये हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम तक आने और जाने वाले रास्ते सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बाय द वे बंद रहेंगे। सो हम आपको अगेन बता दें 18 नवंबर तक, आज है जनाब 15 नवंबर, सो 15, 16, 17, 18 4 दिन फ्राइडे तक ना, फ्राइडे तक आपको ये थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन यू नो इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। और हैवी ट्रैफिक का दाखिला कई किलोमीटर पहले ही मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। 17 नवंबर को साहिल पर, कराची के साहिल पर एक शो भी किया जाएगा। सो CVU पर मुख्तलिफ ड्रिल्स होंगी। सो उस सिलसिले में क्या होगा? Can I just tell you, I've been witnessing those drills and it is so fascinating. इतने लो फ्लाइंग प्लेन्स हैं, हेलीज हैं और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। ऑलरेडी वहाँ लोग जमा होते हैं देखने के लिए। मेरा वो रूट बनता है रोज़ का एंड इट्स क्वाइट नाइस। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको वहाँ से बाईपास करके कहीं से जाना पड़ेगा अगर सिक्योरिटी वजूहात की वजह से किसी बिना पर वो थोड़ी देर के लिए बंद किया जाए। सिर्फ 17 को है तो सिर्फ मेरे लिए तो एक ही दिन होगा बस। चले खैर, वे एज सुन एज वी फाइंड आउट हम आपको यहाँ बता देंगे, बट आप पहले ही गूगल मैप्स कर लें या अपने दोस्तों से पूछ लें। वैसे ऑनलाइन भी ये तमाम अल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आज अखबार, डॉन अखबार में पूरा एक वो रूट जो है उन्होंने एक पूरा नक्शा दिया हुआ है, so you can see that। हमारे भी अखबार वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बताना भी आपको ये कि सिंध भर में हेल्थ वर्कर्स कोरोना अलाउंस जारी रखने के लिए 25 रोज़ से एहतजाज पर हैं और इस वक्त कराची समेत सिंध भर में सरकारी अस्पतालों में काम बंद है। बहुत मरीज़ मुतासर हो रहे हैं, इलाज के लिए परेशान हैं। बाज़ मरीज़ों की ज़िंदगी दाव पर लगी हुई है। तिब्बी अमला 5-6 दिन से धरना दिए बैठा है, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर होता है और ख़ुसूसन कराची का जो रेड जोन है दफ्तरी औकात में बिल्कुल जाम होकर रह जाता है और शहरी सड़कों पर रुलते रहते हैं। सो आई होप कि वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा फजल पेशो साहिबा इस मामले को संजीदा लें, इन लोगों से बात की जाए बिकॉज। लेकिन इनके मुतालबात क्या हैं पहले तो ये मेरा ख्याल है कि समझने की ज़रूरत भी है। हमें ज्वाइन किए डॉक्टर महबूब अली, चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस एंड जनरल सेक्रेटरी YDA। इनसे पूछ लें कि सबसे पहले तो आप ये बता दें कि ये इतने दिनों से धरना है, एहतजाज चल रहा है, तो काम भी बंद पड़ा है, इसकी हमें ज़रा ज़्यादा तकलीफ है अस्पतालों में। मुतालबात क्या हैं आपके? आज हमारे पूरे सिंध में एहतजाज को 33 दिन हो गए और कराची में जो धरना हमारा जारी है उसको 7 दिन होने को हैं। हमारे जो इशूज़ थे जो हमारे हेल्थ वर्कर्स के, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल एक मिला एक कंबाइन एक तहरीक एहतजाज चल रहा है, जिसमें हमारे जो डॉक्टर्स की जो डेपुटेशन और डेंटल सीट्स के इशूज़ थे, नर्सेज के जो प्रोमोशंस के इशू और पैरामेडिक सर्विस स्ट्रक्चर और टाइम स्केल, और जो एक हमारा जो मेन इशूज़ था हेल्थ रिस्क अलाउंस,
जिसको बिना किसी मशवरात के काबिना के मिनिस्टर्स ने उसको कैंसिल कर दिया, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। डॉक्टर महबूब, बाकी मुतालबात पे आई एम श्योर बात होनी चाहिए, सुनी जानी चाहिए, लेकिन कोरोना अब नहीं है तो कोरोना अलाउंस को जारी रखने की ये जिद कहें या ब्लैकमेलिंग कहें, इसको ज़रा समझा दें हमें। पहली बात ये कि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो पहले ही हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, हाई सेंसिटिव एरियाज होते हैं, इमरजेंसीज, ICU, वहाँ सिर्फ कोविड नहीं, काफ़ी दूसरी बीमारियाँ भी हैं, कॉन्टोजियस डिजीज़, नॉन कंटेजियस डिजीज़। और दूसरी बात, जैसे ही कोविड के बाद जो हमारे हेल्थ वर्कर्स फ्रंट लाइन काम कर रहे थे, उसके बाद यही हेल्थ वर्कर्स जो फ्लड में भी अपनी मदद आप पूरे सिंध में कैंप लगा रहे थे, तो पहले ही वो डॉक्टर जो नर्सेज पैरामेडिकल अपने जेब से लोगों की खिदमत कर रहे थे, फ्लड में कैंप लगा रहे थे, दवाएं दे रहे थे, उनकी पैसों की कटौती की गई। ये सिर्फ एक कोविड नहीं है, काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो हाई रिस्क होती हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको, जैसे इसका कोड डेवलप किया गया था हेल्थ रिस्क अलाउंस, हम जो ले रहे हैं वो भी हेल्थ रिस्क अलाउंस है, वो कोविड रिस्क अलाउंस नहीं है। तो ये बड़ा मेहरबानी इस चीज़ को आप कोविड अलाउंस ना समझें, क्योंकि हमारे जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो पहले ही काफ़ी बीमारियों से मुँह दे चुके होते हैं। अच्छा, अब तो आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया, साथ सड़कें भी जैम हो गई, मरीजों की ज़िंदगियां जो हैं वो भी दाव पे लग गई, मतलब अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? मुज़ाकरात करें, कोई बातचीत करें ताकि हल हो मामला? जो हमारे हेल्थ वर्कर्स जो 33 दिन से हम रोडों पे थे, ये हुकूमत का काम है, स्टेट का काम है अपने वर्कर्स को फैसिलिटेट करे। अगर जहाँ हुकूमत नाकाम हो, जहाँ पॉलिसियाँ नाकाम जाएँ, तो मजबूरन लोग जो हेल्थ वर्कर्स हैं, भले अगर लोगों को इशू होते हैं लोग भी रोडों पे ही आते हैं। और जो अस्पतालों में अगर को मेडिसिन मिल भी रही हैं, तो मुझे बताया जाएगा जो टर्शरी केयर हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो DHO ऑफिस हैं, MS ऑफिस हैं, वहाँ मुझे बताएं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या मरीज़ों को फैसिलिटीज़ दी है। अगर फ्लड में जहाँ हम कैंपें लगा रहे थे, वहाँ लोगों के लिए मलेरिया की दवाएँ अवेलेबल नहीं थी। पहले सवाल तो ये है कि पहले उनसे पूछा जाए कि अगर अस्पतालों में अगर डॉक्टर काम भी करते हैं तो वहाँ आपने क्या क्या सहूलियतें दी हैं। मैं बात करूँ NICH की, वहाँ हमारे इमरजेंसी में 70 से 80 बच्चे पड़े होते हैं जो वेंट और इंक्यूबेटर की इंतज़ार में। डेली 30 से 40 बच्चे अमवात इंतकाल होता है सहूलियात ना होने की वजह से। इसी तरह सिविल में इसी तरह लोगों को इंतकाल होता है, सिविल में, लम्स में, लाड़काना में, जाटका में। यही वजूहत हैं जो सिंध गवर्नमेंट इन चीज़ों को फोकस करे, हेल्थ वर्कर को फैसिलिटेट करे, इनका तादाद बड़ा, इदारों में काम करें तो पेशेंट की अच्छी केयर हो। हेल्थ डिपार्टमेंट और सिंध गवर्नमेंट की कोलैप्स की वजह से ये चीज़ें मसले दरकार आ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें आपने तो पॉइंट आउट करवाई हैं, ख़ासतौर पे दवाओं की किल्लत का तो हमें पता है, लेकिन इतनी अमवात का भी आप जिक्र कर रहे हैं तो इस पे भी बात होनी चाहिए। बात यह है कि आवाम को रुलना नहीं चाहिए। जो भी हालात हों, पहले ही क्या सहूलियात मिल रही हैं लोगों को हेल्थ केयर की इस मुल्क में, जो एहतजाज तो हम भी चले, लोकल गवर्नमेंट को भी कहेंगे, हुकूमत को भी कहेंगे और इनकी तरफ से भी कहेंगे कि मिलें और कम टू कंसेंसस, सब थोड़ी थोड़ी लचक दिखाएं और मामलात इनके हल होने चाहिए। एंड येस, वी ऑल शुड एक्नॉलेज कि हमारा जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको उस तरह कॉम्पनसेटेड नहीं है जिस तरह दुनिया भर में। हमने फिल्म जॉयलैंड की अचानक बंदिश और अचानक से इस फैसले पर गुफ्तगू करनी है मरियम औरंगजेब साहिबा से। एज सून एज वी गेट इन टच विद हर, उन्होंने हमसे कमिट किया है 10 बजे का, सो वी ट्राइंग टू कॉल हर। बट हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि जब सेंसर बोर्ड्स ने इस फिल्म को अप्रूव कर दिया तो फिर कैसे एक शिकायत पर बगैर देखे फिल्म की रिलीज रोक दी गई है फिलहाल के लिए। However, having said that, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा होगा, ये बहुत मूवीज, मेरे पास एक पूरी फहरिस्त है जिनके हमने प्रोमोस, ट्रेलर्स वगैरह उन मूवीज़ के देखे और बहुत दिल चाहा कि ये मूवीज़ देखें, बिकॉज बड़े डीप मैसेजिंग, बड़े डीप टॉपिक्स पे थी। वरना वो एक सॉन्ग एंड डांस ठुमका ड्रामा तो चल ही रहा होता है, वो तो हम देख ही लेते हैं, लेकिन नाउ मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इतनी आगे चली गई है कि दे शुड टच अपॉन सम टॉपिक्स जिन पे बात होनी चाहिए, लेकिन आई गेस वो किसी को इस वक्त मंजूर नहीं है। वील टॉक अबाउट दैट लेटर इन द शो, लेकिन थोड़ी सी हम बात करेंगे दोबारा से कि इमरान खान साहब का जो अमरीकी साजिशी थ्योरी का बयानिया था उसका क्या होगा। अपेरेंटली वो कहते हैं कि जी मैं मूव ऑन कर गया हूँ, तो फिर अपने वोटर सपोर्टर को भी बता दें कि यू शुड ऑल्सो, यू गाइज प्लीज मूव ऑन नाउ, बिकॉज नाउ आई हैव मूव्ड ऑन एंड आई एम श्योर उनका वोटर सपोर्टर उनसे जितनी मोहब्बत करता है दिल ऑल्सो मूव ऑन, सो दे विल मूव ऑन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इमरान खान साहब अमरीकी साजिशी बयानिया को पीछे डालकर आगे बढ़ना चाहते हैं और बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने साफ साफ कह दिया कि अमरीकी साजिश का मामला ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान को दुनिया भर में ख़ासतौर पर अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। इस इंटरव्यू को 2 रोज़ गुजर चुके हैं, खान साहब की तरफ से तरदीद नहीं आई है। अलबत्ता इसी जरीदे की तरफ से आपको पता है कि एक स्टोरी दी गई थी इमरान खान
साहब की फ़ॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक, जिसमें पूरा किस्सा बयान किया गया था कि किस तरह लोगों को ये कहा गया कि शौकत खान अमर दीगर चैरिटी मकासद के लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं, और वो जो क्रिकेट टीमों का तस्करा था और किस तरह उसमें मुख्तलिफ लोगों के नाम आए थे, और लेटर ऑन फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक वो पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया। मुबैया खान साहब के बरतानवी जरीदे को दिए गए इंटरव्यू, फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू की हम बात करेंगे, उसकी बात कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि खान साहब ने जो यू टर्न ली है अमरीकी साजिश वाले मामले पर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चुप ना रह सके इस पर, और कहा कि इमरान न्याजी ने बैरूनी साजिश की अपनी थेरी जो है उसकी तरदीद करके अपने शैतानी किरदार की याद दहानी कराई है। अब ये उनके वर्ड्स हैं, और साथ ही ये भी कहा है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल भी देख लेते हैं, उन्होंने क्या कहा इस चीज़ के बारे में। कई दफ़ा मुकर है वो हर चीज़ से मुकर जाता है। उसने पिछले 4 साल में कितनी बातें की हैं, किसी बात के ऊपर वो खड़ा रहा है। उसका न सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। अब जिस आदमी को ये पता ही नहीं है कि वो कहता क्या है या उसके मुंह से क्या अल्फाज निकल रहे हैं। याद है ना आपको, ये वही बयानिया था जिसकी बेसिस पर तमाम मामला उठाया गया। मतलब आप इसी ही बुनियाद पर असेंबली तोड़ दी गई, इसकी बुनियाद पर असेंबली तोड़ दी गई, और डिप्टी स्पीकर साहब जिन्होंने असेंबली तोड़ी थी इस बयानी और इस साइफर की बुनियाद पर, वो तो उन्होंने असेंबली तोड़ने के बाद एक्चुअली ये देखा था साइफर ही। कैन यू इमेजिन? सो आपको पता ही है, खान साहब अवामी जलसों फिर टीवी इंटरव्यूज़ में परमला अमेरिका को अपनी हुकूमत की तब्दीली का, इवन विद इंटरनेशनल मीडिया का भी यही सवाल था। तो ये बात सिर्फ पाकिस्तान तक कंटेन नहीं थी, ये हर जगह इसके बारे में बात हुई। मतलब खान साहब ने पूरा ये साल ऑलमोस्ट जो है वो गुजारा इस चीज़ को सीमेंट करने में कि ये साजिश हुई है। और आपको याद ही होगा कि खान साहब का अवामी जलसे में वो ख़त लहरा लहरा कर जो अमरीकी साजिश का कहते थे कि ये हुआ है, वो किसी को भूल भी नहीं सकती। ये वाले विजुअल्स जो आपके सामने हैं। और साथ ही आपको बताएं कि उस वक्त सीक्रेट एक्ट की जो पासदारी थी वो ना करने वाले इमरान खान आज आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई चाहते हैं। अच्छा जी, एक्शन लेंगे। बहरहाल नज़र आ रहा है कि आज नहीं तो कल ने अमरीकी साजिश के बयानी से पीछे हटना ही था। ये बातें पहले भी की जाती रही हैं। इस हवाले से आने वाली ऑडियो से भी वाज़ेह था कि इस तरह ये कहानी, जिस तरह ये कहानी घड़ी गई है, और वो ख़ुद ही इस ऑडियो में बखूबी सामने आ जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि खान साहब इदारों पर इल्ज़ाम तराशी और दीगर साजिशी मफरूज़ों वाले बयानियों से भी रुजू करेंगे। जो इसके बाद का इनका साजिशी बयानिया है ना, मीर जाफ़र, मीर सादिक, सहूलतकार, न्यूट्रल, जिहाद, उस पर भी ज़रा नज़र षानी करें। इट्स नॉट टू लेट, वैसे तो इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेट, लेकिन नज़र षानी कर लें। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मज़ीद बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, इमरान खान साहब ने बता दिया है कि अमरीकी साजिश से हुकूमत के ख़ात्मे की कहानी एटलीस्ट अब उनके लिए ख़त्म हो चुकी है। अब वो इसको पीछे छोड़ चुके हैं। अमरीका से दोस्ती भी चाहते हैं, लेकिन कौम को उन्होंने आगे लगाया हुआ है। अब ये बताइएगा कि खान साहब ने जो खारजा पॉलिसी को मुबैना तौर पर डैमेज किया या एटलीस्ट खारजा ताल्लुकात हमारे दाव पर लगाए, अपने बयानी से अब बैक ट्रैक करना उन्होंने बेहतर समझा है। क्या ये इसी वजह से है कि जनाब पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, या अब उनको लगता है कि अब इसका पॉलिटिकल माइलेज जितना लेना था ले लिया? देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर कायदे इनकलाब ने कह दिया है कि मैं साइफर, अब पुरानी बात हो गई, मैं भुला देना चाहता हूँ, रूस का दौरा गलती थी और अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात थोड़ी सी आगे बढ़ाएं। अगर आप वहाँ से सारा भुला देना चाहते हैं तो फिर ये भी कह दें कि मीर जाफ़र, मीर सादक कहना भी गलती थी, मैं ये भी भुला देना चाहता हूँ। जो नफ़रत और तकसीम पैदा हुई वो भी गलती थी, मैं ये भी भुला देना चाहता हूँ। जो साजिशी थ्योरियाँ मैंने बयान की कि ये मेरे ख़िलाफ़ साजिशी थ्योरियाँ थी घड़ी गई, वो भी गलती थी, मैं वो भी भुला देना चाहता हूँ। जो सियासी आलाकार, हलाकू खान, हैंडलर्स और चोर चौकीदार वाले जो नारे थे वो भी गलती थी, मैं वो भी भुला देना चाहता हूँ।
जो जहाद एब्सोल्युटली नॉट, हक्को बातिल की जंग, नेक और नेकी और बदी में जो एक जंग जारी रखी थी, वो भी अब मैं उससे भी आगे आना चाहता हूँ। पूरा सच बोलें, बहुत अच्छी बात है। आप जो कहना चाहते हैं करें, आपकी मर्ज़ी है, आपकी सियासत है, लेकिन पूरा सच बोलें। शायद आप कल भी पूरा सच नहीं बोल रहे थे, शायद आज आप भी पूरा सच, आज भी आप पूरा सच नहीं बोल रहे, तो कल तो छोड़ें, गुजर गया, आज ही पूरा सच बोल दें। अच्छा, अब इरशाद भट्टी साहब, इस चीज़ से तो बहुत सी और चीज़ें जो हैं वो लीड करती हैं, जैसे कि इस नज़रियाती तब्दीली के बाद एक तो वो एब्सोल्युटली नॉट वाला नारा जो था वो तो अब बनता ही नहीं है, वो तो फना हो जाता है, और दूसरा हकीकी आज़ादी वाले बयानिए में जान नज़र नहीं आती। मतलब किस चीज़ से अब आप हकीकी आज़ादी ले रहे हैं? तो अब बेहतर नहीं कि खान साहब कोई नया पाकिस्तान या हकीकी तब्दीली जैसा नारा ना अपनाएं, बल्कि इससे आगे चले जाएं और जो भी उनके अहदाफ और इम्पोर्टेड भी नहीं रहती फिर हुकूमत, अब चूंकि इट्स बिहाइंड हिम नाउ, और ऐसी बातों में अब कोई वजन नहीं है। एक तो बराए मेहरबानी ये जो नज़रियाती ये ना कहा करें। नज़रिया कहाँ रह गया हमारी सियासत में? नज़रिया कहाँ रह गया है हमारी इस सो कॉल्ड जाली डब्बा बंद जमहूरियत में? नज़रिया कहाँ रह गया हमारे सियासतदानों में? ये इक़्तिदार होता है, इक़्तिदार की जंग है खालिसतन। ये इक़्तिदार के लिए ही मफामती होते हैं, इक़्तिदार के लिए इनकलाबी होते हैं, इक़्तिदार के लिए ही पाँव पड़ते हैं, इक़्तिदार के लिए गिरेबान फाड़ते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। कहाँ नज़रिया रह गया है? तो दूसरी बात जो आपने की कि खान साहब आप कोई नया नारा, वो आप खान साहब पर छोड़ दें। माशाल्लाह इस हवाले से वो खुद कफ़ील हैं। वो कोई ना कोई ऐसा नारा ज़रूर नया बना लेंगे या नया ले आएंगे जिस पर हम सारे दम बखुद होके अंगड़े डालेंगे और कहेंगे कदम बढ़ाओ मेरे कप्तान, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, लास्टली अब भट्टी साहब ये बता दें कि आजकल खान साहब का जोर जो है वो इसी बात पे है कि नए तैनाती, पर्टिकुलरली आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाया जाए, इदारों में तकसीम का तासुर दे रहे हैं और सर्टनली ऐसा कितना मुल्की मफाद में नहीं है, और वी ऑल नो कि जल्द या बदेर उन्हें इससे भी रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर नहीं है कि अभी दुरुस्तगी कर लें? पहली बात तो ये है कि फिर से दुरुस्त कर लें कि नवंबर की तकर्री, मतलब आर्मी चीफ की तकर्री, ये इमरान खान साहब का भी, अगर इसको मसला मान लें कि इमरान खान साहब की सियासत का महवर भी इक़्तिदार से निकलने के बाद यही था, तो PDM का भी यही है इक़्तिदार में आने की सबसे बड़ी वजह और मेन वजह। दूसरी बात यह है कि अब नवंबर आ गया है, बल्कि आधा गुजर गया है। हफ्ते 10 दिनों में, 2-4 दिनों में नवंबर की तकर्री हो जाएगी, तो ये चीज़ खुद ब खुद ही डाई डाउन हो जाएगी, ये आगे बढ़ जाएंगी चीज़ें। तो इस हवाले से फ़िक्र ना करें। 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन और इंतज़ार कर लें और सब्र कर लें, अल्लाह भला करेगा। We can just hope, इरशाद भट्टी साहब, थैंक यू बाय द वे, कि ये चीज़ें डाई डाउन हो जाएं और नॉर्मली चीज़ें आगे बढ़ें, अनलेस एंड अनटिल इमरान खान साहब नए तैनात शुदा आर्मी चीफ से मुताल्लिक कोई नया बयानिया लेकर सामने ना आ जाए। हाँ, लेकिन फोकस के साथ इलेक्शन भी मांग सकते हैं, मतलब और चीज़ों में ना पड़ें, और अगर आपको एक इलेक्शन जल्दी, अर्ली इलेक्शन चाहिए तो योर फोकस शुड बी टोटली ऑन दैट। इट सीम्स लाइक ही प्रॉब्ली हैज़ नॉट कम टू टर्म्स के अब ये फैसला उनके हाथ में नहीं है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, एक ट्रिब्यूट हमने देना है जी पाकिस्तान में एक वर्सेटाइल अदाकार सलीम नासिर साहब को हम याद कर रहे हैं। क्या ज़बरदस्त ये काम करते थे, और मतलब हम इनके दौर में तो नहीं थे, लेकिन इनका काम जो हमने बाद में देखा, इट इज़ लेजेंडरी। और 1944 को ये पैदा हुए, क़याम पाकिस्तान के बाद इनका ख़ानदान मर्दान गया, और ये कराची में शोबा ताल्लुकात आमा से अमली ज़िंदगी का इन्होंने आगाज़ किया। इमेजिन करें, 76 में वहीद मुराद और शमीम आरा के साथ फिल्म ज़ेबुन्निसा से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। देखें, बातें तो करते ही रहेंगे हम, थी ना? अब ये तो मैं नहीं कमेंट करने वाली, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वही थी।